गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप? एंथ्रोपोलॉजी को देखते हैं। ओके। तो एंथ्रोपोलॉजी है क्या? बेसिकली स्टडी है ह्यूमन बीइंग की। अरिस्टोटल थे एक, उन्होंने कहा था कि एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली गॉसिप है। गॉसिप किसका है? ये ह्यूमन बीइंग के बारे में गॉसिप करती है। ओके गाइस। तो इसमें अलग अलग लोगों ने डेफिनेशंस दी हुई है। तो ओके। तो अब जैसे अरिस्टोटल का मैंने बताया कि ये गॉसिप है। ओके। देन इमानुएल कांट ने कहा एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। इन्होंने कहा कि एक स्टडी है जो कि एक्सप्लेन करती है एनिमल के ओरिजिन को, है ना। एनिमल का कैसे ओरिजिन हुआ, सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो फिजिकली भी और सोशल कल्चरली भी कैसे प्रोग्रेस हुआ मैन का। किसने दी ये डेफिनेशन? एक जर्मन फिलोसोफर थे, इमानुएल कांट। ओके। तो अब जैसे रिलेशनशिप, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी का देखें कि अगर डिसिप्लिन के साथ इसका कैसा रिलेशन है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री क्या है? बेसिकली सोशल साइंस है। तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली एक कह लीजिए आप बायो सोशल साइंस बोल सकते हैं इसको। ओके। तो एक सोशल साइंस है और एक बायो सोशल साइंस है। हिस्ट्री क्या क्या है? हम डील्स करते हैं पास्ट की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये ह्यूमन बीइंग को स्टडी करती है। जैसे कि इमैनुअल कांट ने कहा, तो ये हर समय के हर टाइम्स के लोगों के बारे में स्टडी करती है। इसी तरह से सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी स्टडी करती है मोस्टली थ्रू सेकेंडरी डेटा। तो इसमें सिर्फ सोशल सोशल एस्पेक्ट ही स्टडी किया जाता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में सोशल एस्पेक्ट स्टडी किया जाता है। देन अदर एस्पेक्ट जो हैं बायो कल्चरल एस्पेक्ट्स भी स्टडी किए जाते हैं। अब सोशियोलॉजी, अब साइकोलॉजी के साथ इसका भी रिलेशन है। साइकोलॉजी बेसिकली है क्या? तो इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में स्टडी करती हैं। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली ग्रुप बिहेवियर के बारे में स्टडी करती हैं। तो साइकोलॉजी में हम लोग क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स बड़े होते हैं, क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी जो है वो फील्ड वर्क के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या करते हैं? हम गवर्नमेंट की फॉर्म कैसी है, गवर्नमेंट किस तरह की है, डेमोक्रेटिक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, तो हम स्टेट सिस्टम में ही उसको मॉडर्न में ही कॉन्टेक्स्ट में उसको ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी जो है ये सिर्फ स्टेट सिस्टम के बारे में ही, एंथ्रोपोलॉजी स्टेट मीन्स जो कंट्री का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम भी स्टडी करती है। तो ये सिर्फ स्टेटलेस सोसाइटी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी स्टडी करती है। देन लाइफ साइंसेस है। लाइफ साइंसेस में देखो जो अब बायोलॉजी क्या है? बेसिकली एक इंटायर लिविंग बीइंग है। बायोलॉजी बेसिकली इंटायर, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है ना। तो बट एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली ये सर्टन एस्पेक्ट्स होंगे ना जो वो जनरल बायोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स को कवर करती है। अब ठीक है, लेकिन फिर भी बायोलॉजी का भी इसमें, लाइफ साइंसेस का भी इसमें रहता है। अब मेडिकल साइंस को देख लीजिए। अब मेडिकल साइंस में हम देखिए जैसे डिसीजेस के बारे में स्टडी करती है मेडिकल साइंसेस। ठीक है ना। तो ये बट रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी भी जो है वो स्टडी करती है। डिसीजेस के बारे में स्टडी करती है, इसकी स्प्रेड के बारे में डिसीज स्टडी करती है, और सिर्फ डिसीजेस को ही स्प्रेड नहीं करती, उसके उसको अदर एस्पेक्ट्स भी स्टडी करती है। तो ये बेसिकली मेडिकल साइंसेस तो सिर्फ मेडिकल साइंसेस को ही कवर कर करेगी, किस तरह से, है ना। तो ये हील करती है वेरियस कम्युनिटीज को। ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन एंथ्रोपोलॉजी इन सब के बारे में जानकारी देती है। ठीक है। उसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। एंथ्रोपोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस में हम देखिए एनवायरमेंटल साइंस में क्या क्या आता है। अब एनवायरमेंटल साइंस में हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, बट एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है
कि किस तरह से एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में कैसे एवोल्यूशन कैसे हुई है, फिर सोशो कल्चरल डेवलपमेंट कैसी हुई है ह्यूमन बीइंग की। ओके, तो इसमें बेसिकली जो कैस किस तरह से कल्चर जो है वो शेप हुआ है एनवायरनमेंट को कंसिडर में रखते हुए। तो ये एनवायरमेंटल साइंस को पता ही है कि हर एक एनवायरनमेंट को जो है ना स्टडी किया जाता है ना, इकोलॉजी को स्टडी किया जाता है। तो ये भी कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो स्टडी करती है एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थ साइंसेस के ऊपर, अर्थ साइंसेस की जैसे हम बात करते हैं, अर्थ साइंसेस में क्या आती है, ज्योग्राफी आ जाती है, ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं हम, जियोलॉजी की स्टडी करते हैं, पेडोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो बट जो एंथ्रोपोलॉजी है, तो इसमें इसमें वो स्टडी करती है एनवायरनमेंट के में और मैन का क्या रिलेशन है ना। ज्योग्राफी का एनवायरनमेंट के साथ, ज्योग्राफी का क्या रिलेशन क्या है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है ना। तो और इसका इम्पैक्ट क्या है ना, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ मैन, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब पेडोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सॉइल, ठीक है ना। ये साइंस ऑफ सॉइल और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ये आपस में बड़े ही ज्यादा रिलेटेड है। पेडोलॉजी हम क्या बोलते हैं, अर्थ ऑफ सॉइल। अब देखिए मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, तो मेन ब्रांचेस में सबसे पहले तो जैसे सोशियो कल्चरल, इसमें सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है। देन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, या फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, देन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, देन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। तो ये डिफरेंट इसकी जो है वो डिफरेंट जो है वो है इनकी ब्रांचेस, ठीक है। तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में देखते हैं। अब सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम देखो सारे जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद आता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन स्टडी करते हैं, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ ना ह्यूमन बीइंग का, और आज की प्रेजेंट फॉर्म में ह्यूमन बीइंग कैसे आया, तो इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो ठीक है ना, बायोलॉजिकल ओरिजिन कैसे हुआ, तो कंपैरेटिव स्टडी भी हम करते हैं ह्यूमन लाइफ की। तो ये सारा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आता है। उसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, तो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, हम पास्ट कल्चर है ना हमारा उसको स्टडी करते हैं हम। तो जो एंशंट ह्यूमंस रिमेन्स जो लेफ्ट जो रिमेन्स छोड़ दिए होते हैं एंशियंट ह्यूमन बींग्स ने, उनको हम स्टडी करते हैं। तो ये हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, बेसिकली डिराइव्ड हुआ है आर्कियोलॉजी के साथ। तो अब देखा जाए तो हमारा जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ना, अब 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है, 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है ना, उसमें हमारी प्री हिस्टोरिक पीरियड उसमें आता है, ठीक है। तो ये आ जाता है इन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद आता है हमारा लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। अब लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन देखते हैं और लैंग्वेज का कैसे हुआ डेवलपमेंट, और लैंग्वेज और का इम्पैक्ट क्या होता है सोशल एस्पेक्ट्स पे, कल्चरल एस्पेक्ट्स पे। तो ये सब चीज़ें हम इसमें लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में हम देखिए तो जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का जो कंसेप्ट था वो दिया था डैनियल जी ब्रिंटन ने। किसने दिया था, डैनियल जी ब्रिंटन ने दिया था। और ठीक है, तो अब एक और है, आप जानते होंगे, फ्रांस बॉस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इनको हम फादर भी कहते हैं मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है। तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं एंथ्रोपोलॉजी का, या हम जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो भी स्टडी हम करते हैं, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज को, थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं किसको, सॉल्व करने के लिए जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आ गया उसके बाद एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, अब देखो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का जो टर्म था ये कॉइन किया था सोल्टैक्स ने, ठीक है। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी द टर्म वाज कॉइन्ड बाय सोल्टैक्स। तो इसका इसका क्या होता है कि एक्शन एंथ्रोपोलॉजी क्या मतलब होता है कि हम
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होती है ना ह्यूमन सोसाइटी की, उनको सॉल्व करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। हम थ्योरी को अप्लाई करते हैं, हम उसको जितनी भी हम नॉलेज बेस है उसका एंथ्रोपोलॉजी का, उसको हम अप्लाई करते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है अब कौन कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकली कैसे ह्यूमन बींग्स की एवोल्यूशन हुई। ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, पहले पहले क्या था, वो क्वाड्रूपैडलिस्ट था, जो अर्लियर जो है ना। तो पहले हिस्ट्री जो थी ना प्राइमेट एवोल्यूशन की, अगर हम प्राइमेट एवोल्यूशन की हिस्ट्री देखें, तो प्राइमेट्स बेसिकली प्राइमेट क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको आगे। प्राइमेट पहले तो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स थे, फिर उसके बाद ह्यूमन प्राइमेट्स आ गए। ठीक है ना। पहले क्या था, एवोल्यूशन हुआ, पहले था टेरेस्ट्रियल क्वाड्रूपेडलिज्म, टेरेस्ट्रियल क्वाड्रूपेडलिज्म। ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ गया, फुल्ली इरेक्ट पोस्चर आ गया, जिसको हम ऑर्थोग्रेड भी बोलते हैं। ठीक है। सेमी इरेक्टर हो गया, फिर ऑर्थोग्रेड आया, फिर उसके बाईपेडल मोशन आ गया। अब चेंजेस क्या क्या आई इसकी वजह से, इरेक्ट पोस्चर और बाईपेडलिज्म की वजह से, जो फोरामन मैग्नम था ना, वो उसकी प्लेसिंग फॉरवर्ड में हो गई। वर्टिब्रल कॉलम जो था वो एस शेप्ड हो गया। पेल्विक ग्रिडल ब्रॉड बेस्ड हो गया। फेमोर जो है वो उसकी लंबाई हो गई, ज्यादा हो गई। फुट जो है ना वो ऐसा उसका जो उसका टो था फुट का, वो अलाइन हो गया बाकी अदर टोस के साथ। जो बड़ा टो था वो अलाइन हो गया बाकी अदर टोस के साथ। तो वो क्या कि वो हुआ बाईपेडल लोकोमोशन को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। तो अब स्पाइनल कॉर्ड में चेंजेस आए, उसने भी इरेक्ट पोस्चर को डेवलप किया। ठीक है ना। पेल्विस ग्रिडल है, पेल्विस ग्रिडल क्या है, ये लोअर हो गया है थोड़ा सा और ब्रॉडर हो गया है, एक्सपैंड हुआ है लिटरली। ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं चेंजेस इन फुट। फुट तो क्या हुआ कि द हिंड लिम्ब इज नो लॉन्गर है, पहले जो हिंड लिम्ब थी वो ग्रास्पिंग ऑर्गन थी, अब ये लोकोमोटर ऑर्गन बन गई है। ठीक है। तो उसके बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो गया। अब कल्चरल एवोल्यूशन कैसे हुआ, कल्चरल एवोल्यूशन में अगर हम देखें तो कल्चरल एवोल्यूशन में क्या हुआ, सबसे पहले ब्रेन की और डेवलपमेंट हुई। ठीक है ना। ब्रेन की डेवलपमेंट हुई, देन लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई, देन कस्टम्स की डेवलपमेंट हुई। तो ये चीज़ों की डेवलपमेंट हुई कल्चरल एवोल्यूशन में। ओके। तो अब आता है ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन में देखो थ्योरीज और क्या होता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता क्या है, इसमें होता है कि जीन्स का चेंज का हो जाना, चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप। ठीक है। किस तरह से, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करता है इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं तो जीन में भी चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है। तो इसको इसकी स्टडी को हम बोलते हैं और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। पहले आता है प्री डार्विनिज्म। प्री डार्विनिज्म में आता है लमार्किज्म। लमार्किज्म की थ्योरी, इसने कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होता है कि इसने प्रिंसिपल्स दिए, जिसको दिया यूज एंड डिसयूज, और उनको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वो उतना ही ज़्यादा चलेगा, उतना ही वो आगे पास ऑन होगा ऑफस्प्रिंग में, वो अपीयर रहेगा। ठीक है ना। तो वो डेवलप हो गए और साइज उनके बढ़ते गए। ठीक है ना। इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टर। अब होता है, इसने दूसरा ये कहा कि जो करेक्टर जो है ना, वो जो यूज बार बार करते 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 गए तो वो इनहेरिट हो जाता है, वो आगे ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है ना। जिराफ की जो नेक है वो इसी की एग्जांपल है। ठीक है। तो उसके बाद आ गया आ गया डार्विनिज्म। डार्विनिज्म ने थ्योरी दी, डार्विनिज्म ने थ्योरी दी एवोल्यूशन किस तरह से जेनेटिक मेकअप में कैसे चेंजेस आ गए हमारी। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा, एक तो इन्होंने दिया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन दी, और इन्होंने एक बुक दी, थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। तो इन्होंने इनकी कहा कि अब देखिए इसमें डार्विनिज्म ने कहा कि अ, जो मेन तो जो डार्विनिज्म ने कहा कि एक तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने प्रस्तुत की। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने दी बाय नेचुरल सिलेक्शन। एवोल्यूशन की ये नेचुरल सिलेक्शन से होती है, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज होता है बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इन्होंने कहा
कि वेरिएशन जो है वो आती है। वेरिएशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की, और हर एक ऑर्गेनिज्म में जो नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए। ठीक है, और उसने कहा कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसने कंसेप्ट दिया। ठीक है ना, और जो वेरिएशंस हैं वो एक ज़रूरी हैं, वो आएंगी आएंगी वेरिएशन, और इनहेरिटेंस। ठीक है ना, तो इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, और वेरिएशन जो है वो इनहेरिट की जाती है। ठीक है, तो जो फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं वो इनहेरिट की जाती हैं, तो जो इनफेवरेबल वेरिएशंस आती हैं वो नहीं की जाती हैं। है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में आती है ओवर प्रोडक्शन। क्या होता है कि स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए, फिर उस केस में एग्जिस्टेंस के लिए फिर वेरिएशंस आती हैं तो फिर आगे चेंजेस हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हमारे पोस्ट डार्विनिज्म में आती है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, आइसोलेशन। अब आइसोलेशन क्या बोलता है? आइसोलेशन होता है कि जब दो पॉपुलेशन अलग अलग जगह पे रह रही हैं, तो उनमें वो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, फिजिकल बैरियर है, जियोग्राफिकल बैरियर है ना। तो क्या होगा? तो नेचुरल सिलेक्शन जो होगी ना, उनमें अलग अलग से होएगी आइसोलेशन। तो और हिगोडीवरीज, तो क्या होता है कि सडन एक सडन चेंजेस होती हैं। म्यूटेशन ने कहा कि चेंजेस हो जाना जेनेटिक मेकअप में, जीन्स में चेंजेस हो जाना, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। और जो म्यूटेशन क्या होता है, ये इनहेरिटेड किया जाता है बाई प्रोजेनी। ठीक है, तो ये आ गया थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, देन थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म है। उसके बाद फिर देन कम्स अगली थ्योरी जो आती है वो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आती है। तो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने ये कहा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डार्विन की एवोल्यूशन थी तो उसको मर्ज किया मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ। ठीक है, तो एक थ्योरी दी यूनिफाइड थ्योरी, जेंडेलियन मेंडेलियन जेनेटिक्स और मर्जिंग ऑफ डार्विनियन एवोल्यूशन, तो इनको कंबाइन किया। तो ठीक है, तो इसमें अब देखिए इसको हम बोलते हैं न्यू डार्विनियन थ्योरी भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है ना, तो मॉडर्न थ्योरीज हैं। तो फैक्टर्स क्या है मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर्स है, जैसे वेरिएशन आ गया, वेरिएशन की वेरिएशन आती है ऑर्गेनिजम्स में, करेक्ट नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेरिएशन वेरिएशन आती है। और दूसरा है म्यूटेशन, म्यूटेशन होता है कि जीन्स में चेंजेस आ जाना। ठीक है, हेरिडिटरी है, मीन्स ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, तो इसके ओके, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। देन उसके बाद ओके, देन कम्स अब इसमें एक ओके, देन अब कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं, जैसे डोलोस कंसेप्ट हैं। डोलोस कंसेप्ट बोलता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है जब वो अपना एक जब वो कोई चीज़ छोड़ देता है, कोई ऑर्गन छोड़ देता है, तो वो उसमें वो दोबारा से डेवलप नहीं हो पाती, दैट इज डोलोस रूल। कोई भी ऑर्गन जो ऑटरी रूल है, ठीक है, यह कहता है डोलोस रूल। तो उसके बाद आता है आगे कोप्स रूल। कोप्स रूल कहता है, इसमें आप हॉर्स की एग्जांपल बड़ी सही है, पहले हॉर्सेस कम साइज के होते थे, अब वो बड़े साइजेस के होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म विद एवोल्यूशन के साथ साइजेस उनका बढ़ता जाता है। ये आ गया, पहले डोलोस रूल था, फिर कोप्स रूल था, फिर उसके बाद गाज रूल। अब गाज रूल की बात करें, गाज रूल कहता है कि दो पॉपुलेशन जो है ना, वो क्या करती हैं, आपस में compete करती हैं। और वो क्या करती हैं, वो compete करेगी, तो वो स्ट्रगल करेगी फॉर एग्जिस्टेंस के लिए, तो उसमें वेरिएशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि स्टेबल लेवल्स पे नहीं रहती वो आपस में। तो एक जो होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो क्या होता है कि जो वीकर स्पीसीज होगा वो खत्म ही हो जाएगा वो। ठीक है, तो पॉपुलेशन उसकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो उसके बाद आता है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म है, कन्वर्जेंस है, तो मोसाइक एवोल्यूशन है। और पैरेललिज्म में होता है कि जब कोई दो है ऑर्गन, तो दो स्पीसीज हैं, तो उनको उनके एंसेस्टर्स
सिमिलर थे, तो उनमें जो है चेंजेस आती है, वो सिमिलर टाइप की उनमें चेंजेस आती हैं, वो उसको हम बोलते हैं पैरेललिज्म। अब कन्वर्जेंस क्या होता है कि एक दो स्पीसीज है, उनके एंसेस्टर्स बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वो एक दोनों जो है वो एवोल्यूशन, जो लाइन ऑफ एवोल्यूशन है वो उनकी मर्ज हो जाती है, लाइन ऑफ एवोल्यूशन उनकी एक टाइम में मर्ज हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस है। फिर देन अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज की डिफरेंट फॉर्म्स बन जाना। ठीक है, तो क्या होता है कि एक स्पीसीज जो है वो इवॉल्व हो जाता है डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोसाइक एवोल्यूशन, नहीं, इसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। अब मोसाइक एवोल्यूशन होता है कि कुछ और स्पीसीज के कुछ ऑर्गन इवॉल्व फास्ट होते हैं, और कुछ ऑर्गन में एवोल्यूशन स्लो होती है। ये आ गया अडेप्टिव। देन उसके बाद प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स क्या होते हैं, प्राइमेट्स के बारे में करेंगे डिस्कस। ओके गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स है, एवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या है, प्राइमेट टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है, प्राइमेट एडेप्शन क्या है ना, प्राइमेट बिहेवियर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स, लिविंग मेजर प्राइमेट्स, कंपैरेटिव ऑटोनॉमी ऑफ मैन एंड एप्स, सेलेक्टिंग चेंजेस टू टू इरेक्ट पोर्शन एंड क्या क्या सेलेक्टिंग चेंजेस आ गए टू टू इरेक्ट पोर्शन एंड इट्स इम्प्लीकेशन। क्या क्या चेंजेस आ गए इरेक्ट पोर्शन की वजह से, प्राइमरी, है ना, प्राइमेट्स क्या है, एवोल्यूशनरी ट्रेंड कैसे प्राइमेट्स बने, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनकी, प्राइमेट टैक्सोनॉमी क्या है, टर्शियरी क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स क्या है, लिविंग मेजर प्राइमेट्स क्या है, कौन है, ऑटोनॉमी को देखते हैं हम का मैन की और एप की। ओके, देन अब अब एनिमल्स है ना, डाइवर्स ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, एक डाइवर्स ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का। क्या प्राइमेट क्या है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसमें एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, मंकीज भी आते हैं और एप्स भी आते हैं। ह्यूमन, मंकीज एंड एप्स आर नोन एज प्राइमेट, ये पता होना चाहिए आपको। अब प्राइमेट में क्या होता है कि एक तो इनमें करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनका, इनका जो आइज होते हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं, इनमें सेंस ऑफ स्मेल कम होती है, रिडक्शन है। ठीक है, तो ब्रेन साइज इनका थोड़ा बड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इनमें बॉडी में हेयर होते हैं। ठीक है, और बेसिकली इनका जो मैन इज इन ऑर्डर प्राइमेट। अब देखो इनमें क्या होता है कि मैमेलियन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनमें मैमेलियन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और दूसरा इनके स्पेशलाइज्ड करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। मैमेलियन करेक्टरिस्टिक्स जैसे थ्री टाइप्स ऑफ टीथ होती हैं, कैनाइनीज, इंसीजर्स, मोल्डर्स एंड प्रीमोलर्स। ठीक है, तो अब एवोल्यूशनरी ट्रेंड अब देखें हम, तो प्राइमेट्स दो तरह के इनमें ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है एक होता है प्रोस्मियंस और दूसरा होता है एंथ्रोपॉइड्स। क्या होता है, दो इनके सुपर ऑर्डर्स होते हैं, सुपर ऑर्डर्स होते हैं, सब ऑर्डर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोस्मियंस और आगे एंथ्रोपॉइड्स। देन उसके बाद आगे अब प्राइमेट्स का बिहेवियर कैसा होता है, तो वो ग्रुप में रहते हैं। क्यों रहते हैं ग्रुप में, क्योंकि वो प्रेडेटर्स से शिकार होने से बच जाते हैं। अब कम्युनिकेशन भी करते हैं आपस में बॉडी मूवमेंट के साथ, जेस्चर के साथ। ठीक है, और उनमें एक जो मेंबर होता है वो डोमिनेट करता है ठीक है ना, तो उस पे रैंकिंग की जाती है जिसकी अट्रैक्ट करने में ज़्यादा ठीक है ना, तो फिजिकल स्ट्रेंथ जिसमें ज़्यादा हो वो डोमिनेट करता है, तो डिपेंडेंसी होती है ना। इन्फेंट मंकीज की डिपेंडेंसी होती है अपने मदर के ऊपर। ठीक है ना, तो ये तो इनमें, ठीक है, तो ये ट्रेनिंग है, मेथड ऑफ फीडिंग अमंग चिंपैंजीज। तो प्राइमेट ऑफन लर्निंग मैन थिंग्स एंड सोशल ग्रुप्स लर्न करते हैं ये। ठीक है, अपनी चीज़ों को मदर से ये सीखते हैं, तो ये सब इनमें
इनके बिहेवियर में आता है। अब टर्शनरी एंड क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स क्या होते हैं? अब देखो टर्शनरी और टर्शरी के कितने इपोच होते हैं? 5 इपोच होते हैं। पैलियोलिन, पलायोसिन, मायोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन एंड पैलेयोसिन। देन उसके बाद ये आ गया टर्शरी के 5 इपोक हैं। वो क्वाटरनरी के 2 इपोक हैं। क्वाटरनरी के एक तो आ गया होलोसिन एंड देन प्लिस्टोसिन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। देन उसके बाद अब लिविंग मेजर प्राइमेट्स। अब कौन से हैं? देखो प्राइमेट्स का हम टैक्सोनॉमी अगर हम देखें तो प्राइमेट्स आ गया सबसे ऊपर। उसके बाद आता है एंथ्रोपो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेप्सिरिनी एंड हैप्लोरिनी। स्ट्रेप्सिरिनी आ गया, उसके बाद आ गया हैप्लोरिनी। तो ठीक है, उसके बाद आते हैं हैप्लोरिनी की आगे फर्दर वो न्यू वर्ल्ड मंकी होते हैं, इसमें ओल्ड वर्ल्ड मंकी आते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें एप्स भी आते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और एप्स, एप्स और ह्यूमंस। होमिनाइडई में आते हैं एप्स और ह्यूमंस। अब हाइलोबेटिडई और होमिनिडई में आते हैं, हाइलोबेटिडई में आते हैं गिबॉन्स और होमिनिडई में आते हैं, देखो सबसे ऊपर आ गया प्राइमेट्स। उसके बाद आते हैं स्ट्रेप्सिरिनी, हैप्लोरिनी। फिर हैप्लोरिनी के अंदर आते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट। ओके, देन उसके बाद हम कंपैरेटिव ऑटोनॉमी करते हैं मैन और एप्स में। कंपैरेटिव ऑटोनॉमी जब करते हैं मैन और एप्स में फ़र्क क्या है? आप देखना इसमें जो स्मॉल किनाइनीज हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो कैनाइनीज हैं, कैनाइनीज है एक में एप में कैनाइनीज प्रोमिनेंट है, मैन में कैनाइनीज स्मॉल है। सैजिटल क्रस्ट प्रेजेंट है उसमें, एप्स में। सैजिटल क्रस्ट ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं है ना। तो उनका जो ब्रो रिजेस है वो प्रोमिनेंट है, तो इसमें ब्रो रिजेस मैन में नहीं है। और ये चीज़ें इनमें को डिफरेंशिएट करती हैं। और दूसरा जो फॉरहेड है एप का फ्लैट है, और इनका जो ह्यूमन का फॉरहेड है वो वर्टिकल है। ठीक है, तो जॉस शॉर्ट है, कैनाइनीज छोटी हैं, तो इनका जो मैंडिबल है वो हैवी है, एप का मैंडिबल हैवी है। ठीक है, फॉरहेड रिसीडिंग है, ब्रो रिजेस हैवी है, तो ये सारा डिफरेंस करता है इनको। ये कंपैरेटिव ऑटोनॉमी है मैन की और एप की। ठीक है, तो ये आप देखो होमिनिडी में आते हैं ह्यूमंस एंड एप्स। फिर उसके बाद होमिनिड्स में आते हैं गिबॉन। फिर होमिनिडाई में आते हैं एप, ओरंगुटन। देन उसके बाद चिंपैंजी एंड ह्यूमन। तो इस तरह से इनकी प्राइमेट की टैक्सोनॉमी है। सबसे ऊपर आते हैं प्राइमेट्स, फिर आता है स्ट्रेप्सिरहिनी, फिर हैप्लोहिरिनी। हैप्लोहिरिनी में ओल्ड वर्ल्ड मंकी आती है, न्यू वर्ल्ड मंकी आते हैं। ठीक है, और फिर आता है होमिनिडी, और फिर उसमें न्यू वर्ल्ड मंकी आते हैं और ओल्ड वर्ल्ड मंकी आते हैं। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में आते हैं एप्स, ह्यूमन, तो सारा उसमें इसी तरह से इसकी कैटेगराइजेशन होती है। तो अब देखिए अस्ट्रालोपिथिकस क्या है, अस्ट्रालोपिथिसीन है। अब अस्ट्रालोपिथिकिस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें सेम अस्ट्रालोपिथिकस है। फिर उसके बाद आता है होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस आता है। होमो इरेक्टस के बाद इनमें आता है होमो
होमो इरेक्टस में की कुछ स्पीसीज होती हैं, जैसे अस्ट्रालोपिथिकस है। अस्ट्रालोपिथिकस में अगर हम बात करें तो अस्ट्रालोपिथिकस है, तो इसमें होमो इरेक्टस में इसमें और भी जैसे थोड़ा इसमें देखते हैं। अब होमो इरेक्टस है इसमें, तो है ना। ऑस्ट्रालोपिथिकिस है। ऑस्ट्रालोपिथिसिन कहाँ कहाँ पे मिले हमें? ये एशिया में मिले, साउथ अफ्रीका में मिले, सॉरी एशिया में नहीं मिले, साउथ अफ्रीका में और ईस्ट अफ्रीका में। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हम बोलते हैं अफ्रीका में जो मिला उसको बोलते हैं पैरांथ्रोपस, और जो हमें जर्मनी में मिला वो होमो इरेक्टस हाइडेलबर्ग जेंसिस मिला हमें यूरोप में, और एशिया में जो मिला हमें वो होमो इरेक्टस जावानिकस और होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, ठीक है, वो चाइना में मिला। तो इसके बाद आता है हमारा निएंडरथल मैन। निएंडरथल आता है इसमें एक तो में मिला है, एक का नाम था एक्सिस ला चैपली ऑक्सेंट, ला चैपली एक्सिस ऑक्सेंट, और दूसरा था माउंट कार्मल, जो कि प्रोग्रेसिव टाइप था, ठीक है। निएंडरथल मैन, देन उसके बाद आ गया रोडेशियन मैन, देन उसके बाद आ गया होमो सैपियंस। इसमें 3 इसकी स्पीसीज आती हैं, ग्रिमाल्डी है, क्रोमैग्नोन है और चांसेलॉर्ड है। तो ये क्या है इसमें इनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस है ना, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है इनकी। यूरोप में है, जैसे यूरोप में जो मिलता है वो मिलता है होमो इरेक्टस हाइडेलबर्ग जेनेसिस, ठीक है। और एशिया में मिलता है होमो इरेक्टस जावानिकस, और चाइना में मिलता है होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस। तो अब जब हम बात करें होमो सैपियंस की, होमो सैपियंस के 3 स्केलेटन रिमेन्स हैं, तो 3 अलग अलग जगह पे मिलते हैं। एक मिला है हमें जो ग्रिमाल्डी था, वो हमें मिला है इटली में, और एक था जो क्रोमैग्नोन था, वो हमें मिला है यूरोप में। अब चांसलॉर्ड मिला है हमें फ्रांस में मिला है, और क्रोमैग्नोन भी हमें जर्मनी, उस यूरोपियन कंट्रीज में ही इनके स्केलेटन रिमेन्स मिले हैं। तो अब इनमें क्या था, इनमें जो पहले वाला है उसमें मैंडिबल्स, पहले बड़ा मैंडिबल्स हुआ था, फिर मैंडिबल्स धीरे धीरे क्या होने लगा, शॉर्ट मैंडिबल होने लगा। कैनाइनीज प्रोमिनेंट थी, बड़ी थी। उसके बाद जब एवोल्यूशन होती गई तो किनाइनिस के साइजेस बड़े थे, फिर धीरे 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 छोटे हो गए। मोल्डर्स, प्री मोल्डर्स पहले बड़े साइज के थे, फिर छोटे हो गए। पहले जो फोरहेड था वो था ही नहीं, फिर धीरे धीरे जब एवोल्यूशन हुई, जब होमो इरेक्टस आए, निएंडरथल मैन आया, फिर उसके बाद होमो सैपियंस आए, तो इनका जो फोरहेड था ना वो डेवलप होना शुरू हो गया। पहले ब्रो रिजेस प्रोमिनेंट थी ऑस्ट्रालोपिथिकस में, होमो इरेक्टस में, फिर धीरे धीरे वो जो ये है इतनी प्रोमिनेंट नहीं रही ब्रो रिजेस, ठीक है। सैजिटल क्रेस्ट प्रेजेंट था इनमें, इनमें सैजिटल क्रेस्ट होमो सैपियंस में नहीं था। और इसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, देखिए एक तो बड़ी बड़ी तो ये आ गई स्केलेटन रिमेन्स। जॉस की बात कर सकते हैं हम। ब्रेन का साइज क्या होगा, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। ब्रेन पहले स्मॉल साइजेस के ब्रेन होते थे, फिर ब्रेन साइजेस बढ़ता गया, ठीक है। जैसे लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई, ठीक है, जैसे और चीजें, फूड, फायर की डेवलपमेंट हुई। तो क्या हुआ, जब वो फायर हुआ तो क्या हुआ, क्या चेंजेस आई, फूड कुक्ड खाने लगा, ठीक है। तो च्यूइंग कम करने लगी, मैंडिबल्स छोटा होता गया। तो इस तरह से एवोल्यूशन हुई है। तो ये स्पीसीज हैं जो में अलग अलग मिले हैं। तो इनसे हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। आपको पता है कि जो 99% हमारी हिस्ट्री है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड की है, ठीक है। तो उसमें उसमें कंट्रीब्यूट करता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इनको स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी का पर्पस है, ताकि एवोल्यूशन को अच्छे तरीके से समझा जा सके, ठीक है। देन उसके बाद आता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सेल बेसिकली एक यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। डीएनए क्या है, डीएनए कहाँ होता है, डीएनए बेसिकली होता है हमारे
जो जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, वहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब सेल डिवीजन है, म्यूटेशन है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लेट अस स्टडी। तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ अब जीन को अगर हम बताएंगे, अब जीन क्या है। जीन बेसिकली एक छोटी सी सेक्शन है डीएनए की। हम बोल सकते हैं जीन क्या है, इस शॉर्ट सेक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। और क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स बेसिकली एक पैकेज है जीन्स का। इसमें जीन पैकेज है जीन्स का, एंड अदर बिट्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। जीनोम क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं जीनोम। अब दो दो डीएनए चेन्स होती हैं ह्यूमन वन क्रोमोसोम्स में। कितनी चेन्स होती हैं, दो डीएनए चेन्स होती हैं एक क्रोमोसोम्स में, ठीक है। ये याद रखना आप। सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना। दो चेन्स है कि दो चेन्स हैं। तो और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए है। डीएनए है क्या बेसिकली, जीन क्या है, जीन कहाँ है, डीएनए के अंदर। जीन क्या है बेसिकली, शॉर्ट सेक्शन ऑफ डीएनए। ओके, तो ये चीजें। उसके बाद अब चलिए आगे देखते हैं। हम्म, जो ह्यूमंस में कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, जिसको हम बोलते हैं एक्स या वाई, डिटरमिन वेदर द पर्सन इज ए मेल और ए फीमेल, इससे पता चलता है। तो दो पेयर है वो ऑटोसोम्स है, जो 22 पेयर्स है ना, वो ऑटोसोम्स है। देन अब आर्चियोलॉजी है क्या, पता है आपको आर्चियोलॉजी क्या है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मेथड, तो कौन कौन से हैं। प्री हिस्टोरिक आर्चियोलॉजी है, प्री हिस्टोरिक पता ही आपको। रिलेटिव मेथड्स हैं, एब्सोल्यूट मेथड्स हैं। रिलेटिव मेथड से में हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट एज तो नहीं पता कर पाते किसकी, मटेरियल रिमेन्स की या कोई स्केलेटन रिमेन्स की, या कोई तो उसमें हमें एक कंपैरिजन कर सकते हैं दो मटेरियल रिमेन्स का, कि कौन सी ज़्यादा ओल्डर है, कौन सी यंगर है। और लेकिन जो एब्सोल्यूट होता है उसमें हम एग्जैक्ट एज निकाल पाते हैं। अब कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि रिलेटिव मेथड्स हैं कार्बन डेटिंग के, हम एज का पता करते हैं, ठीक है ना। तो हम जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रैटिग्राफी है। स्ट्रैटिग्राफी से याद रखना, स्ट्रैटिग्राफी। टाइपोलॉजी, टाइपोलॉजी स्टडी करते हैं, है ना। फिर उसके बाद रिलेटिव मेथड में आता है स्ट्रैटिग्राफी, ठीक है। तो टाइपोलॉजी, उसकी आर्टिफैक्ट्स की टाइप्स कैसी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें फ्लोरीन एनालिसिस, यूरेनियम एनालिसिस एंड नाइट्रोजन एनालिसिस वो हम करते हैं इसमें एब्सोल्यूट में। अब रिलेटिव डेटिंग की बात का, एब्सोल्यूट डेटिंग की बात करें तो कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, है ना। तो हम इसमें कर सकते हैं पोटेशियम आर्गॉन भी डेटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग, पोटेशियम आर्गॉन डेटिंग। और ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेथड और रिलेटिव मेथड। एब्सोल्यूट रिलेटिव मेथड में आता है तो हम डेटिंग करते हैं, हम एज का पता करते हैं। तो पहले आ जाता है रिलेटिव डेटिंग। तो रिलेटिव डेटिंग में हम देखते हैं, हम जैसे हम स्ट्रैटिग्राफी स्टडी करते हैं या फिर हम टाइपोलॉजी स्टडी करते हैं।
और एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हम या तो स्टडी करेंगे उसकी उसकी कार्बन डेटिंग से हम एब्सोल्यूट एज निकाल सकते हैं, या फिर पोटेशियम आर्गन डेटिंग से भी हम एग्जैक्ट डेट हम निकाल सकते हैं। ओके। और फ्लोरीन एनालिसिस होता है, नाइट्रोजन एनालिसिस होता है, पर ये होता है एब्सोल्यूट डेटिंग के लिए। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद आता है कल्चर एवोल्यूशन। कल्चर एवोल्यूशन ओके। देन इसमें कल्चरल एवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। पहले कल्चरल एवोल्यूशन में आता क्या है, पैलोलिथिक पीरियड आता है, मेसोलिथिक पीरियड आता है, न्यूलिथिक पीरियड आता है, कॉपर एज आती है, फिर उसके बाद टूल का आते हैं एज, उसके बाद फिर एक स्टोन टूल की एज आती है, उसके बाद फिर डिफरेंट जो है वो एवोल्यूशनरी स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो इन स्टेजेस की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके। तो पहला स्टेज आती है प्री मोड वन। मोड वन में है तो ओल्ड वन टूल, द एचुलियन टूल, ओल्ड वन इंडस्ट्री थी। फिर उसके बाद आया एचुलियन इंडस्ट्री आ गई, फिर मॉस्टीरियन इंडस्ट्री आ गई, और एक नेसियन इंडस्ट्री आ गई, ब्लेड एंड ब्यूरन इंडस्ट्री आ गई। देन मोड फाइव इज माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री। तो 5 मोड्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला आ गया ओल्ड वन इंडस्ट्री, देन आ गई एचुलियन इंडस्ट्री, देन आ गई ओल्ड वन एचुलियन, देन मोस्टीरियन इंडस्ट्री, और इग्नेशियन इंडस्ट्री, ब्लेड एंड ब्यूरन इंडस्ट्री, द माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री। तो ये डिफरेंट मोड्स में डिवाइड की गई है। तो ये डिफरेंट स्टोन टूल्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें अब देखिए, बात करें ओल्ड वन इंडस्ट्री की। ओल्ड वन इंडस्ट्री के टूल्स जो थे ना, वो टूल कोर फॉर्म होता था टूल का, स्टोन का कोर फॉर्म जो होता है ना, उसके लिए वो उस इंडस्ट्री को बोला गया ओल्ड वन इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आ गया एचुलियन इंडस्ट्री। एचुलियन इंडस्ट्री में हम बोल सकते हैं कि कोर नहीं था, बट पाई था बाईफेस, ठीक है। तो हैंड एक्सिस जो थे ना, हम एग्जांपल देके समझाता हूँ। जो हैंड एक्सिस उसको हम बोलते हैं एचयूरियन इंडस्ट्री। कोर फॉर्म नहीं था, बट बाय द बाई फेस। ओके। बाई फेस था उनका, ऊपर से भी फेस था, और दो दो थे, दो तरफ से नुकीला था वो, उसको बोलते हैं बाई फेस। तो उसके बाद थर्ड आती है मॉस्टेरियन मॉस्टेरियन इंडस्ट्री। तो मॉस्टेरियन इंडस्ट्री हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं तो ये एचुलियन से ड्राइव हुई है, एचुलियन से ड्राइव हुई है। तो इसमें हम क्या होता है, इसमें हम और मतलब बाई उसको पहले स्ट्राइक करना, स्टोन को स्ट्राइक करते जाना, ठीक है। और उसके बाद कोर और एजेस शार्प करना, उसको स्ट्राइक करते करते करते। तो जो कोर है ना, उसकी एजेस को और उसको कोर को स्ट्राइक करते जाना, और जो प्रिपेयर होगा ना उसको स्ट्राइक करते जाना, ताकि जो टूल होगा ना, तो उसके जो एजेस आ जाएं, एजेस जो है ना उसके वो शार्पन हो जाएं, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, स्मॉलर टूल्स बनते थे, नाइफ लाइक टूल्स बनते थे, नाइफ लाइक टूल्स एज वेल एज, ठीक है। तो ये आ गया मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री। मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री। उसके बाद तो जो बेसिकली जो नियांडरथल से वो मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते थे। ओके। उसके बाद आता है ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री। ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री में क्या होता है कि ब्लेड टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो ये अपर पैलेलिथिक पीरियड में हुआ है, सारा पैलेलिथिक पीरियड में हुआ है, कोई लोअर पैलेलिथिक पीरियड में हुआ है, कोई मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में हुआ है, कोई अपर पैलेलिथिक पीरियड में हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में ब्लेड के टूल्स, ब्लेड ब्लेड उसको स्टोन को शार्प कर करके उसके ब्लेड्स बनाते थे, दैट इज ब्लेड। तो उसको हम ब्लेड एंड ब्यूरिन इंडस्ट्री भी बोलते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री। माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि इसमें कंपोजिट टूल्स बनते हैं,
छोटे टूल्स और कंपोजिट टूल्स को हम बोलते हैं। ठीक है। तो हम जो क्या करते हैं, हम वुड के जो ऊपर है ना, माउंटिंग कर, वुड के ऊपर माउंट कर देते हैं। ठीक है। तो शार्प जो एजेस होते हैं ना, शार्प फ्लिंटेड एजेस, शार्प एजेस को माउंट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट टूल्स। ठीक है। तो इस तरह से पैलेयोलिथिक पीरियड आता है, मेसोलिथिक पीरियड आता है, नियोलिथिक पीरियड आता है। ठीक है। तो ऐसे इस तरह से उनको डिवाइड किया हुआ है, पैलेयोलिथिक पीरियड को, अपर पैलेयोलिथिक पीरियड को। तो चीजें उसके बाद देन कम्स, ठीक है। तो हम इसको स्टोन टूल्स की एवोल्यूशन भी हम कह सकते हैं, किस तरह से हुई स्टोन टूल। तो टूल है जो कि स्टोन का बना हुआ है। ठीक है ना। तो तो क्या हुआ कि जो ओल्ड वन इंडस्ट्री है, जहाँ एचुलियन इंडस्ट्री है, मोड वन एंड मोड टू, वो है लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है। मोस्टीरियन इंडस्ट्री जो है वो बिलोंग करती है मिडल पैलेयोलिथिक से। ठीक है। और जो फोर्थ है वो बिलोंग करती है अपर पैलेयोलिथिक से, और जो फिफ्थ है वो मिजोलिथिक से बिलोंग करती है। जो माइक्रोलिथिक है ना, माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री है, वो मिजोलिथिक से बिलोंग करती है। बाकी जो ऊपर वाली है वो सारी की सारी पैलेयोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती हैं। कौन सी जो फाइव जो टूल्स मैंने डिस्कस किए आपके साथ, फाइव मोड्स जो इंडस्ट्रीज की डिस्कस की हमने, वो उनमें से जो फर्स्ट थ्री है, वो फर्स्ट फोर जो है वो पैलेयोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है, और जो लास्ट वन है माइक्रोलिथिक टूल इंडस्ट्री, वो बिलोंग करती है हमारे मेसोलिथिक पीरियड से। ओके। तो अब कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कल्चर की। तो कल्चर बेसिकली आईबी डायलर ने डिफाइन किया था, बड़े अच्छे तरीके से कल्चर को डिफाइन किया था। तो कल्चर को कहा था कि कम्प्लेक्स होल है, जिसमें नॉलेज भी है, बिलीफ भी है, और कस्टम्स भी है, जो कि अक्वायर किया जाता है मैन के द्वारा। और कैसे वो जब मेंबर होता है सोसाइटी का, तो वहां पे रह के वो ये बिलीफ जो है वो अक्वायर करता है, दैट इज कॉल्ड कल्चर। ठीक है। तो ये ईबी डायलर ने डिफाइन किया। अब कल्चर क्या है, बेसिकली कल्चर जो है ये फुलफिल्स कुछ नीड हमारी फुलफिल करता है कल्चर। ठीक है। तो कल्चर बेसिकली अक्वायर्ड किया जाता है। ठीक है। तो कल्चर, देन उसके बाद आती है सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन क्या है, तो सिविलाइजेशन बेसिकली एक कम्प्लेक्स सोसाइटी है। या फिर जेएल गिलिन ने क्या कहा था, जेएल गिलिन थे, उन्होंने कहा था कि बेसिकली, ओके, तो बेसिकली सिविलाइजेशन बेसिकली क्या कहा कि अब इवॉल्व हो जाता है, कल्चर में एडवांसमेंट आ जाती है। कल्चर बेसिकली बिलीव्स है, जो मेंबर होता है सोसाइटी का, तब वो सीखता है। तो कल बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेस क्या की है। ठीक है। प्रोग्रेस कितनी अचीव की है ह्यूमन बीइंग ने, वो हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स करें, तो इसमें जो है वो सिविलाइजेशन को हम मेजर कर सकते हैं, बट कल्चर को हम मेजर नहीं कर सकते। सिविलाइजेशन एडवांस करता जाता है, एडवांस करता जाता है। तो कल्चर जो है वो जो है वो एडवांसिंग है, बट कल्चर कभी नहीं करता है, मे नॉट बी एडवांसिंग। ठीक है ना। तो वो सिविलाइजेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट कल्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये आ गया कल्चर और सिविलाइजेशन। अब इथनोसेंट्रिज्म, इथनो जो डब्ल्यू जी सुमनर थे, उन्होंने दिया था इथनोसेंट्रिज्म कि कल्चर को उसके एनवायरनमेंट में देखो, उसको स्टडी करो कल्चर को। दिस इज इथनोसेंट्रिज्म होता है कि अपने कल्चर को सुपीरियर बता देना, दूसरे को कल्चर को इन्फीरियर बता देना। ठीक है। सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स रखना अपने आप में। ठीक है। तो एक होता है देन कम्स कल्चरल रिलेटिविज्म। अब कल्चरल रिलेटिविज्म कंसेप्ट दिया था फ्रांस बोअज ने। फ्रांस बोअज ने तो फ्रांस बोअज ने क्या कहा कि कल्चरल रिलेटिविज्म होता है कि हर एक कल्चर इक्वल होते हैं, हर कल्चर के अपने एडवांसिंग फीचर्स होते हैं, हर कल्चर के अपने यूनिकनेस होती है। तो वो उसको कंपेयर नहीं कर सकते हम दूसरे के साथ। ओके, दिस इज कॉल्ड कल्चरल रिलेटिविज्म। देन कम्स सोसाइटी। अब सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी बेसिकली होता क्या है? सोसाइटी में बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर रह रहे होते हैं, उनका एक कॉमन पर्पस होता है, एक टेरिटरी होती है उनकी, उनका एक कल्चर होता है। सोसाइटी का कल्चर है, एक टेरिटरी है, और इंटरेक्शन हो रही है उनकी आपस में। ग्रुप ऑफ पीपल कह लीजिए, ग्रुप ऑफ पीपल। तो सोसाइटी को हम वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब सोसाइटी क्या है? लाइकनेस, इंटरडिपेंडेंस एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का। ओके। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके। तो सोसाइटी बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन भी हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे सोसाइटी है वैसे ही ग्रुप ऑफ पीपल हैं, लेकिन वो जुड़े हैं एक दूसरे के साथ क्योंकि वो उनका कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ वो अचीव करना चाहते हैं, कॉमन पर्पस है, वो कम इकट्ठे हुए हैं फॉर ए कॉमन पर्पस। ठीक है। तो ये आता है सोशल इंस्टीट्यूशन। अब इसकी इंस्टीट्यूशंस जो है वो टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसमें। ठीक है। तो अब देखिए सोशल ग्रुप्स क्या होता है। सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप क्या होता है? सोसाइटी जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, लोग हैं इकट्ठे, वो इकट्ठे हुए हैं तो वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में साथ। ठीक है। दैट इज सोशल ग्रुप। अब क्या बात करते हैं, अब देखिए सोसाइटी, नेचर ऑफ सोसाइटी। ठीक है ना। अब सोशल ग्रुप डिफाइन किया है, डब्ल्यू सी सुमनर ने कहा था कि इन ग्रुप होता है, आउट ग्रुप होता है, बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन सोशल ग्रुप डिफाइन किया। तो ग्रुप्स जो है वो प्राइमरी ग्रुप होता है, सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, ये सी एच कोल ने डिफाइन किया। तो ये सोशल ग्रुपिंग की डेफिनेशंस हैं। लोग हैं, इकट्ठे हैं, इकट्ठे गैदर हुए हैं, और वो क्या करना चाहते हैं, आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप भी होता है, सेकेंडरी ग्रुप भी होती है, जिसे हम सी एच कोहली ने इसको डिफाइन किया। उसके बाद इन ग्रुप है, आउट ग्रुप है, जिसको वी डब्ल्यू जी सुमनर ने बताया। ठीक है। उसके बाद आता है देन कम्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? क्या है बेसिकली एक सोशल इनइक्वालिटी कह सकते हैं हम, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज है। ठीक है। हिरार्की है, हायरार्की है, किसके बेस पे? रैंकिंग के बेस पे, स्टेटस के बेस पे, रोल के बेस पे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी हम क्या बोल सकते हैं, ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ओके। देन बात करते हैं हम मैरिज की। अब ठीक है। अब मैरिज, मैरिज क्या है? मैरिज बेसिकली मैरिज, जेम्स फ्रेजर हैं, जेम्स फ्रेजर हैं, जीबी मर्डॉक हैं, जीबी मर्डॉक ने डेफिनेशन दी थी मैरिज की। तो उन्होंने कहा था कि एक मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एक तो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, प्रोडक्शन है, और रेजिडेंशियल है, हैबिटेशन है, कोहैबिटेशन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली है। ये ठीक है। तो वेस्टर्न मार्क ने डेफिनेशन दी मैरिज की। ठीक है ना। तो एक एक ह्यूमन किनशिप का ही एक एग्जांपल है। ठीक है।
तो ये मैरिज, कैथरीन गो ने एग्जांपल दी मैरिजेस की। तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी मैरिज होती क्या है। तो बेसिक आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। अब लॉज ऑफ मैरिज क्या है। अब देखिए लॉज ऑफ मैरिज, लॉज ऑफ मैरिज में कुछ आते हैं प्रेस्क्रिप्टिव, कुछ होते हैं प्रेफरेंशियल, कुछ होते हैं प्रोस्क्रिप्टिव, अदर रूल्स। अब प्रेस्क्रिप्टिव हो गए जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो, प्रिस्क्रिप्टिव हो गए कि ये हमें बताता है कि हम किसके साथ शादी कर सकते हैं। इट गाइड्स हुम ए पर्सन कैन मैरी। एक्सोगेमी है, कास्ट, जैसे कास्ट में एक्सोगेमी है। एंडोगेमी, एंडोगेमी कास्ट में एंडोगेमी है। और एक्सोगेमी जैसे ट्राइब इज एन एक्सोगेमस, को शादी करनी है अपने ही ट्राइब में शादी करनी है। कास्ट है, कास्ट के अंदर ही शादी करनी है, हम अपने ही ग्रुप में, अपने ग्रुप में क्लैन, सेम क्लैन के हो तो वो शादी नहीं करेंगे आपस में। ठीक है, तो इसमें हम ठीक है, प्रेफरेंशियल में आ जाता है आपका पैरेलल कजन मैरिज, क्रॉस कजन मैरिज, लेवी रेट आ जाता है, सेरो रेट आ जाता है। ठीक है, तो प्रोस्क्रिप्टिव में होता है मनाही होती है, इसमें इसमें हम शादी नहीं कर सकते, जैसे क्लोज रिलेटिव्स के साथ शादी नहीं कर सकते। उसके बाद आता है अदर रूल्स, हाइपरगैमी आता है, हाइपोगैमी आता है। ठीक है, अदर रूल्स आते हैं इसमें। ओके, तो ये आ गया हमारा कि पर्सन, हम किस पर्सन के साथ हम मैरी कर सकते हैं, एंडोगेमी। ओके, देन उसके बाद ट्राइब्स की एग्जांपल दे सकते हैं, है ना। जैसे फैमिली क्लैन है, लीनिएज है, कुछ ऐसे एक्सोगेमस ग्रुप है कि भाई क्लैन के बाहर ही शादी करनी है, लीनिएज के बाहर ही शादी करनी है। ओके, तो ये आता है। उसके बाद अंकल, ये हाइपरगैमी है। हाइपरगैमी क्या होती है कि जब वीमन जो है ना हायर कास्ट लड़के के साथ मैरिज करती है, फीमेल जब मैरी करती है हायर कास्ट के लड़के के साथ, दैट इज हाइपरगैमी। और हाइपोगैमी होती है कि जो हाई कास्ट, जब वुमन जो है वो लो कास्ट मैन के साथ शादी करती है, दैट इज हाइपोगैमी। हाइपरगैमी एंड हाइपोगैमी। ओके, अब जैसे टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं, टाइप्स ऑफ मैरिजेस में आ गई मोनोगैमी, आ गई पॉलीगैमी, आ गई। ठीक है, पोली मोनोगैमी है, पॉलीगैमी है, पोलीगैमी में पोली जीनी है, पोली एंड्रस है। ठीक है, पोली जीनी एंड्री है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं। तो ग्रुप मैरिजेस भी आती हैं, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पोलीएंड्री। ओके, तो पोलीएंड्री क्या चीज़ है, पोलीजिनी क्या चीज़ है, तो ये सारी आती हैं ग्रुप मैरिजेस में। तो उसके बाद देखते हैं आगे। ओके, अब फंक्शंस क्या है फैमिली के, फैमिली के बहुत सारे मैरिजेस हैं। ठीक है ना, मैरिजेस के फंक्शंस क्या क्या हैं। देखो, रेजिडेंशियल कोहैबिटेशन है, साथ में वो रह रहे हैं। इकोनॉमिक फंक्शन का होती है मैरिज में, है ना। सोशलाइजेशन होती है, ठीक है, सोशल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। और इसमें इकोनॉमिक फंक्शन भी होता है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है वो करते हैं। तो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, चिल्ड्रन को पैदा करना, बीगेट चिल्ड्रन इज टू बीगेट चिल्ड्रन, बायोलॉजिकल फंक्शन है। तो डिफरेंट अब जैसे ब्राइड मैरिज पेमेंट्स क्या है, ब्राइड डोरी होती है और ब्राइड वेल्थ। ओके, तो ओके, देन कम्स फैमिली। अब फैमिली की डेफिनेशन अगर हम बात करें, जो जेबी मर्डॉक की एक बुक थी, सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर, तो इन्होंने कहा कि फैमिली क्या है। फैमिली क्या है बेसिकली, एक फैमिली इज बेसिकली ए सोशल ग्रुप है। ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय, देखो साथ में रह रहे हैं। ठीक है, साथ में रह रहे हैं, तो उसके बाद साथ में रह रहे हैं और इकोनॉमिकली कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन भी हो रही है। तो ये कहा था जीबी मर्डॉक ने। तो जीबी मर्डॉक ने मैरिज की भी डेफिनेशन दी थी और इसने इसकी फैमिली की भी डेफिनेशन दी थी। तो फैमिली की कहा कि एक सोशल ग्रुप है जहाँ पे साथ में इकट्ठे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। ठीक है ना, तो कोऑपरेशन होती है इनमें आपस में। तो फैमिली में सोशलाइजेशन भी होती है। ठीक है, रेजिडेंस भी वो एक होता है, उसमें घर होता है एक। ठीक है, तो फंक्शंस देखेंगे हम तो सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स ड्राइव कह लीजिए, है ना। तो
बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट जनरेशन की बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन देखना, सोशलाइजेशन करना सिबलिंग्स की। तो ये सारी है इसकी, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि क्या क्या हुआ कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, वेस्टर्न मार्क थे। वेस्टर्न मार्क ने कहा कि ये जो ओरिजिन है फैमिली का, ये कैसे हुआ। क्या हुआ, वेस्टर्न मार्क ने कहा जो मेल होता था वो जेलस होता था, वो पजेसिव बड़ा होता था। तो जो डोमिनेंट मेल था वो वो क्लेम करता था कि मेरा राइट है विमन के ऊपर, है ना। तो क्लेम्ड मोनोपोलिस्टिक राइट्स ओवर हिज वुमेन एंड गार्डेड देम बाय फोर्स, उसको रक्षा करता था फोर्स के साथ, ठीक है। तो उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशन बन गया और उसके सारे राइट सिक्योर हो गए। तो बेसिकली अब देखा जाए कि अब सोचने वाली बात है कि फैमिली का ओरिजिन कैसे हुआ। एंथ्रोपोलॉजी की ब्यूटी देखिए कि इसने कैसे निकाला कि ओरिजिन कैसे होता है फैमिली का। इसने कहा कि ह्यूमन मेल की जो टेंडेंसी होती है वो पॉसेसिवनेस की होती है। वो उसको वो फोर्स के साथ गार्ड करता है फीमेल को और कहता है कि मेरा मोनोपोली है फीमेल के ऊपर किसी ठीक है। तो वो अपनी ऐसा इसने कहा है, वेस्टर्न मार्क साहब ने कहा है कि मोनोपोलिस्टिक राइट करता है वो वुमेन के ऊपर। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने सोसाइटी ने क्या किया, एक फैमिली बना दी, इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिया ताकि उसके अपने मोनोपोलिस्टिक जो राइट्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट किए जा सके, ठीक है। तो ये ऐसे ओरिजिन हुआ। तो उसके बाद आप देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली। अब जैसे वेस्टर्न मार्क ने बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, है ना, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। अब देखिए टाइप्स ऑफ फैमिली में हम क्या बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ फैमिली। अब मॉर्गन ने एक बुक लिखी थी, तो एंशिएंट सोसाइटी, इसने फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में डिस्कस किया। तो फैमिली पैट्रिलिनियल फैमिली होती है, मैट्रिलिनियल फैमिली होती है, पैट्रिलोकल फैमिली होती है, मैट्रिलोकल फैमिली होती है। रेजिडेंस के बेस पे फैमिली की डिफरेंशिएट करते हैं और हम रेजिडेंस के बेस पे करते हैं, एंसेस्ट्री के बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, हम मैरिज के बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं, हम मोनोगैमस फैमिली, पॉलीगैमस फैमिली, पॉलीएंड्रस फैमिली मैरिज के बेस पे हो गई, फिर बर्थ के बेस पे हो गई, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। अब फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होता है कि जिस फैमिली में बंदे का जन्म हुआ हो वो उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। प्रोक्रिएशन वो फैमिली होती है कि जो इंडिविजुअल खुद सेट करता है आफ्टर हिज मैरिज, दैट इज फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, दैट इज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ईगो एक है, समझ आ गई। तो अथॉरिटी के बेसिस पे मैट्रियार्कल है, पैट्रियार्कल है, ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ फैमिली है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैं। तो फैमिली बेस्ड ऑन रेजिडेंस है, फैमिली नियो लोकल रेजिडेंस है, अवनकू लोकल रेजिडेंस है, एमपी लोकल रेजिडेंस है, ठीक है ना। फैमिली बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री, फैमिली बेस्ड ऑन डिसेंट, ठीक है ना। जब हम एंसेस्ट्री ट्रेस करते हैं, डिसेंट ट्रेस करते हैं थ्रू द फीमेल लाइन, इट इज कॉल्ड मैट्रिलिनियल फैमिली। अब मैट्रिलिनियल फैमिलीज की एग्जांपल हम देते हैं, नायर्स है केरला में, खासीस हैं मेघालय के, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करते हैं इसमें मैट्रिलिनियल। तो उसके बाद आप आ जाओ पैट्रिलिनियल फैमिली, पैट्रिलिनियल फैमिली तो जहाँ पे जो है वो अथॉरिटी मूव करती है फीमेल लाइन पे, इज कैरिड डाउन द मेल लाइन, इज कैरिड डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द मेल लाइन, ठीक है। तो फैमिली बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिलेशन। तो कंजुगल फैमिली कौन सी होगी, कंजुगल फैमिली हो गई कि जिसमें पेरेंट है और उसके बच्चे हैं और दूसरे रिश्तेदार हैं। कंजुगल फैमिली। और कॉन्सैंग्यूनिस फैमिली, वो फैमिली जिसमें मेंबर्स जो है ना उनका आपस में ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदार जब हम कैटेगराइज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सैंग्यूनियन फैमिली, ठीक है। और कंजुगल फैमिली वो होती है, वो एडल्ट्स की होती है जिनके बीच में वो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, जो मैरिज के बाद बनती है, हम कह सकते हैं। किस तरह का रिलेशन है,
ठीक है। अब कंजुगल फैमिली से हम हैं, जैसे एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और उसके बच्चे हैं अनमैरिड, तो वो हैगी कंजुगल फैमिली। और कॉन्सैंग्यूनियस फैमिली आ गई जिनका आपस में ब्लड रिलेशन हो। ये फर्क है कॉन्सैंग्यूनियस और कंजुगल फैमिली में। ठीक है। मैट्रियार्कल फैमिली, जिसमें हम क्या करते हैं, जो अथॉरिटी है वो मेल लाइन में जो मूव करती है, ठीक है ना। पैट्रियार्कल फैमिली मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में पाई जाती है। तो अर्बनाइजेशन, ये तो पड़ा। कौन सा आप आ गया किनशिप। किनशिप बेसिकली क्या है, किनशिप इज बेसिकली रिश्तेदारों का जमावड़ा, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी जिंदगी का, क्या, किनशिप। अब किनशिप होता क्या है बेसिकली, बेसिकली रिलेशनशिप होते हैं, रिश्तेदार। सोशली रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन अ कल्चर, एक लोग हैं जैसे कल्चर में, तो उनका आपस में एक रिलेशनशिप होता है ना, जो सोशली रिकॉग्नाइज, सोसाइटी जिसको रिकॉग्नाइज करती है, सोशली रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप आर कॉल्ड किनशिप। किनशिप की डेफिनेशन है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ किनशिप, कॉन्सैंग्यूनियस किनशिप एंड एफिनल किनशिप। कॉन्सैंग्यूनियस किनशिप हो गए जिनका आपस में ब्लड रिलेशन है। एफिनल किनशिप हो गए, जहाँ कंजुगल किनशिप हो गए, वो किनशिप तो जो कि मैरिज की बेस पे बना है ना। एक मैरिज के बेस पे बना है रिलेशनशिप, तो किनशिप रिश्तेदारी। तो एक बनी है ब्लड रिलेशन के बेस पे रिश्तेदारी बनी है, ब्लड रिलेशन के बेस पे रिलेशनशिप बना है, ब्लड के बेस पे बना है रिलेशनशिप। और एक बना है रिश्तेदारी, इसके मैरिज के बेस पे रिलेशनशिप बना है, उसको बोलते हैं कॉन्सैंग्यूनियस किनशिप। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब डिसेंट की बात करें, ठीक है, और ये आ गया फंक्शंस ऑफ किनशिप। अब किनशिप बेसिकली क्या होता है, ये बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करता है, ठीक है ना। तो अब रिश्तेदारों में प्रॉपर्टी का भी होता है कि कैसे पास ऑन करेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फंक्शंस ही है। तो किनशिप से पता चलता है कौन मैरिज करेगा, कहाँ पे मैरिज करेगा, ड्यूटीज और एप्लीकेशंस क्या रहेगी। देखो, पहला मेन चीज है जो किनशिप से हमें पता चलता है कि हमें कैसे बिहेव करना है दूसरे के साथ, हमारा प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, और हमारी ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज क्या हैं, ये हमें पता चलती हैं। ओके। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं डिसेंट। डिसेंट क्या है, ग्रुप ऑफ हिज पेरेंट्स, कि किस तरह से चाइल्ड जो है वो प्रिंसिपल है, जो है वो क्या है, चाइल्ड जो है वो एफिलिएट होता है, चाइल्ड कनेक्ट करता है किसके साथ, ग्रुप ऑफ हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के ग्रुप से। अब वो ग्रुप मेल वाला ग्रुप है या फीमेल वाला ग्रुप है, समझ आ गई। तो यूनिलिनियल डिसेंट, ठीक है। तो यूनिलिनियल डिसेंट होता है कि जब जो है वो एफिलिएट करता है, जब चाइल्ड जो है वो एफिलिएट करता है, या फिर मेल अपने आप को एसोसिएट करता है इसमें सिंगल लाइन के साथ, ग्रुप बनाता है, आइदर मेल वाली साइड से या फिर फीमेल वाली साइड से, समझ आ गई, ठीक है ना। तो यूनिलिनियल डिसेंट हो गया। उसके बाद आता है कॉग्नेटिक डिसेंट, नॉन लिनियल डिसेंट। तो इसमें जो डिसेंट है ना, वो ट्रेस किया जाता है थ्रू, या तो दोनों पेरेंट्स से डिसेंट किया जाता है, और या फिर एक साइड के पेरेंट्स से डिसेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आगे समझ किनशिप है क्या, टाइप्स ऑफ डिसेंट क्या है। डिसेंट क्या है कि किससे एफिलिएशन होगी उस चाइल्ड की, वो जो मेल, जो फीमेल वाली साइड, जो मदर वाली साइड के रिश्तेदारों से उसका एफिलिएशन होगा, जहाँ जो फादर वाली साइड से जो किनशिप्स हैं उनके साथ उसका उनका एफिलिएशन होगा, ठीक है। तो ये सारा है। बाइलिनियल डिसेंट है, पैरेलल डिसेंट है, एम्बिलिनियल डिसेंट है, बाइलेटरल डिसेंट है, ठीक है। तो देखो, पैरेलल डिसेंट क्या चीज है। पैरेलल डिसेंट होता है पैरेलली चलता है,
तो जो मेल होगा ना, अगर घर में लड़का होगा तो वो अपनी डिसेंट ट्रेस करेगा, एंसेस्ट्री ट्रेस करेगा थ्रू द मेल लाइन। अगर घर में लड़की होगी तो वो अपनी ट्रेस करेगी डिसेंट थ्रू द फीमेल लाइन। ये आपने समझना है पैरेलल डिसेंट का। ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है डिसेंट का? डिसेंट क्या होता है कि ठीक है, अब डिफरेंट फॉर्म्स है डिसेंट के। लीनिएज है, क्लैन है, फ्राइट्री है, मोइटी है, काइंडर्ड है। ठीक है, लीनिएज